हेलो दोस्तों, मेरा नाम है AK। स्वागत है आपका द चिंतक में। इसके आखिर की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कलाम साहब ने साराभाई के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, उनके व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी कुछ बताया था और थुम्बा लॉन्च स्टेशन के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया था। आज की वीडियो में हम इसके आगे की कहानी में जारी रहेंगे। मेरा सुझाव यह है कि आप हेडफोन्स लगा लें अच्छे अनुभव के लिए, और अगर आपने इसके पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उसे देखें, उसके बाद ये वाली देखें, तब जाकर आपको ये समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। आगे कलाम साहब कहते हैं कि रॉकेट लॉन्च करने की यह जगह बाद में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन TERLS के रूप में विकसित हुई। TERLS की स्थापना फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ के सक्रिय सहयोग से हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के नेता प्रोफेसर विक्रम साराभाई इस चुनौती की गंभीरता को अच्छी तरह से समझते थे और इसे स्वीकार करने से भी कभी पीछे नहीं हटे। INCOSPAR की स्थापना के पहले दिन से ही उन्हें यह एहसास था कि एक समन्वित राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की ज़रूरत है, जिसमें रॉकेट बनाने का सामान और लॉन्च की सुविधाएं देश में ही विकसित की जाए। इसी सोच के तहत अहमदाबाद के स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर और फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी में रॉकेट ईंधन, प्रणोदन प्रणाली, एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस सामग्री, उन्नत निर्माण तकनीक, रॉकेट मोटर उपकरण, नियंत्रण और मार्गदर्शन प्रणाली, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग सिस्टम और अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए वैज्ञानिक उपकरणों के विकास पर व्यापक कार्यक्रम शुरू किए गए। संयोग से इस प्रयोगशाला ने वर्षों में बेहतर उच्च स्तर के कई भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक तैयार किए। हालांकि भारतीय एरोस्पेस कार्यक्रम की असली शुरुआत रोहिणी साउंडिंग रॉकेट RSR कार्यक्रम से हुई। अब सवाल उठता है कि साउंडिंग रॉकेट, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV और मिसाइल में क्या फ़र्क है। दरअसल ये तीनों अलग अलग तरह के रॉकेट होते हैं। साउंडिंग रॉकेट का इस्तेमाल आमतौर पर पृथ्वी के पास वातावरण, खासकर वायुमंडल की ऊपरी परतों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यह अलग अलग तरह के वैज्ञानिक उपकरणों को एक निश्चित ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, लेकिन इतनी रफ्तार नहीं दे सकते कि वह पेलोड कक्षा ऑर्बिट में पहुंच जाए। इसके विपरीत लॉन्च व्हीकल को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वह किसी सैटेलाइट या तकनीकी पेलोड को कक्षा में स्थापित कर सके। इसके अंतिम चरण में वह गति दी जाती है जिससे सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर सके। यह एक बेहद जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें ऑन बोर्ड गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत होती है। मिसाइल भी इसी परिवार से आती है, लेकिन यह और भी ज़्यादा जटिल होती है। तेज अंतिम गति और मार्गदर्शन प्रणाली के अलावा इसमें लक्ष्य को पहचानकर उस पर निशाना साधने की क्षमता भी होती है। अगर लक्ष्य तेजी से हिलने डुलने वाला हो तो मिसाइल को उसे ट्रैक करने की क्षमता भी चाहिए होती है। RSR कार्यक्रम के तहत भारत में साउंडिंग रॉकेट और उनसे जुड़े ऑनबोर्ड सिस्टम विकसित और बनाए गए, जिनका उपयोग वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई तरह के साउंडिंग रॉकेट बनाए गए, जिनकी क्षमताएं काफ़ी व्यापक थी। आज तक सैकड़ों ऐसे रॉकेट विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययनों के लिए लॉन्च किए जा चुके हैं। मुझे आज भी याद है कि पहला रोहिणी रॉकेट केवल एक ठोस ईंधन वाले मोटर से बना था, जिसका वजन सिर्फ 32 किलो था। वह लगभग 7 किलो का पेलोड लेकर करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। इसके बाद एक और रॉकेट आया
जिसमें एक अतिरिक्त ठोस ईंधन चरण जोड़ा गया, जिससे लगभग 100 किलो के बहु प्रयोग पेलोड को 350 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई तक भेजा गया। इन रॉकेटों के विकास से भारत में साउंडिंग रॉकेट और उसके ईंधन के निर्माण की पूरी तरह स्वदेशी क्षमता विकसित हो गई। इस कार्यक्रम के जरिए देश में उच्च गुणवत्ता वाले ठोस ईंधनों की तकनीक आई, जैसे प्यूरेथिन और पॉलीब्यूटाइड आधारित प्रोपेलेंट। बाद में इसके परिणाम स्वरूप प्रोपेलेंट फ्यूल कॉम्प्लेक्स PFC की स्थापना हुई, जहां रॉकेट ईंधनों के लिए जरूरी रणनीति रसायन बनाए जाने लगे और रॉकेट प्रोपेलेंट प्लांट RPP की स्थापना हुई, जहां ईंधन तैयार किया गया। 20वीं सदी में भारतीय रॉकेट विकास को 18वीं सदी के टीपू सुल्तान के सपने की पुनर्जागरण के रूप में देखा जा सकता है। जब 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई तो अंग्रेजों ने तुरुखानहल्ली की लड़ाई में 700 से अधिक रॉकेट और 900 रॉकेटों के हिस्से कब्जे में ले लिए। उनकी सेना में 27 ब्रिगेड थी, जिन्हें कुसुन कहा जाता था, और हर ब्रिगेड में रॉकेट चलाने वालों की एक कंपनी होती थी, जिन्हें जॉकर्स कहा जाता था। इन रॉकेटों को विलियम कॉर्बेट इंग्लैंड ले गए, जहां उनका अध्ययन किया गया, जिससे आज हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। उस समय ना तो GATT था और ना IPR कानून, ना पैटर्न व्यवस्था। टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही भारतीय रॉकेट तकनीक भी लगभग 150 वर्षों के लिए खत्म हो गई। इधर विदेशों में रॉकेट तकनीक तेजी से आगे बढ़ती रही। रूस में 1903 में कॉन्स्टेंटिन सित्योक्लोवियस, अमेरिका में 1914 में रॉबर्ट गोडार्ड और जर्मनी में 1923 में हरमन ओबर्ट ने रॉकेट विज्ञान को नई दिशा दी। नाजी जर्मनी में वर्नर वॉन ब्राउन ने समूह ने V2 मिसाइल बनाई, जिन्होंने मित्र देशों पर कहर बरपाया। युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने जर्मन रॉकेट तकनीक और वैज्ञानिकों को अपने अपने हिस्से में लिया और इसी आधार पर मिसाइलों और हथियारों की घातक होड़ शुरू हुई। भारत में रॉकेट विज्ञान का पुनर्जन्म प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वैज्ञानिक सोच से हुआ। प्रोफेसर साराभाई ने इस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी ली। कई संकीर्ण सोच वाले लोगों ने सवाल उठाए कि एक नए आज़ाद देश में, जहां लोगों को खाना तक मुश्किल से मिल रहा है, अंतरिक्ष कार्यक्रम की क्या ज़रूरत है। लेकिन ना तो नेहरू जी ने और ना ही सारा जी ने मन में कोई भ्रम था। उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ था। अगर भारत को दुनिया के देशों में भी सम्मानजनक स्थान चाहिए तो उसे उन्नत तकनीकी के उपयोग में किसी से भी पीछे रहना नहीं चाहिए। उनका मकसद शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इन तकनीकों का उपयोग आम लोगों की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए करना था। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे की कहानी इसके बाद की वीडियो में जारी की जाएगी। तब तक के लिए आप विंग्स ऑफ फायर के सफ़र में बने रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। धन्यवाद।